नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल साथ की भी साथ आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मैराथन मंथन किया। बुधवार को भोपाल पहुंचे अमित शाह ने बीजेपी दफ्तर में करीब 4 घंटे तक बैठक की है, जिसमें चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। इस हाई लेवल मीटिंग में शाह ने प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट के आधार पर सभी 230 विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण की जानकारी ली। इस दौरान 11 जुलाई को हुई बैठक में दिए गए टास्क का फीडबैक भी लिया। साथ ही चुनावी रोड मैप को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप लगभग तय कर दिया है और इसी के तहत पार्टी प्रदेश में 4 जगहों से विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। विजय संकल्प यात्रा का आगाज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के होगा। उज्जैन के अलावा ग्वालियर, चित्रकूट और जबलपुर से भी यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं में से किसी भी एक स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया जा सकता है। इस तरह की भी खबरें हैं कि वो आएंगे। अमित शाह ने प्रदेश के मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य महाकौशल और मध्य क्षेत्र की अलग अलग नेताओं के साथ समीक्षा की और उनको इन क्षेत्रों में बेहतर रिजल्ट देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वादे और घोषणाओं पर जुबानी जंग शुरू हो गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सिंचाई के लिए 5 हार्स पावर बिजली माफ करने का वादा किया। उनके ऐलान पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सत्ता पाने के लिए सिर्फ चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि जब 15 महीने की सरकार थी तब ये सब क्यों नहीं आए और तब ये घोषणाएं क्यों नहीं की गई। महीने जब कांग्रेस की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने किसानों को 5 हॉर्स की मोटर पे बिजली बिल क्यों माफ़ नहीं किया? किसने रोका था उनको किसने रोका था? किसानों का कर्जा किसने रोका था? जब किसानों पे केस लगे हुए तो उन्हें वापस लेने के लिए उनको किसने रोका था कि किसानों के पुराने बिजली के बिल माफ़ कर दें? छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर बड़े बड़े घोटालों का आरोप लगा रही है। कोयला, शराब, पीडीएस के बाद अब बीजेपी ने गोबर घोटाले का आरोप लगाकर इसकी तुलना चारे घोटाले से की। बीजेपी अब घोटालों का सच बताने के लिए जनता के बीच जाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों की, जिनको नियमित होने की आस लगी है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मंगाई है, जिससे कर्मचारियों को एक नई उम्मीद जगी है। वहीं सरकार के इस आदेश पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए। छत्तीसगढ़ में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बीते कई सालों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। वर्तमान में भी कर्मचारी नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में आंदोलनरत हैं। बहरहाल सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से 1 सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। सरकार के इस कदम पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही दैनिक वेतन भोगी या संविदा कर्मचारी को रेगुलर कर देंगे। सरकार को एक लाइन में आदेश पारित करना चाहिए कि जितने भी दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी सरकारी कहलाएंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि 15 सालों तक खुद बीजेपी सरकार ने संविदा में नियुक्ति की। हमारी सरकार कर्मचारियों के हित में संवेदनशीलता पूर्वक विचार कर रही है। कर्मचारियों के हित में अच्छा फैसला आएगा। युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी के सवाल बंद कर दिए। संविदा कर्मी के रूप में अनियमित कर्मचारियों में भर्तियां की गई। प्रदेश को पहला शिक्षक 18 साल बाद मिला। 18 साल तक ये शिक्षा कर्मी की भर्ती करते थे। अब जब ये विपक्ष में है तो संविदा कर्मचारियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा है। हमारी सरकार संवेदनशीलता पूर्वक विचार कर रही है। निश्चित तौर पर संविदा कर्मचारियों के हित में बेहतर फैसला आएगा। जब आपने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा कि दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों को हमारी सरकार बनते रेगुलर कर देंगे, तो ये बट लगाने की जरूरत क्या? आप तो हर चीज में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार से हमें इतना पैसा इसमें मिलता है, केंद्र सरकार कहेगी तो हम कर देंगे। आपने अपने घोषणा पत्र में तो ये नहीं लिखा था कहीं से। आपने तो ये कहा ना
कि जो भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उसको रेगुलाइज करेगी ये सरकार। चुनावी साल में सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा तो दे दे, तो इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए। आखिर कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा जो किया था, फिर कर्मचारियों की नाराजगी का जोखिम चुनावी साल में भला वह क्यों उठाना चाहेगी? इस तोहफे की आस तो अनियमित और दैनिक वेतन भोगियों को भी है। अब देखना होगा कि सरकार आखिर किस किस को तोहफा देती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संसद में विधेयक भी पारित करा लिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में अब 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर श्रेय लेने की राजनीति भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की कई जातियां केवल लिपि की त्रुटि की वजह से बीते कई दशकों से जनजाति वर्ग को मिलने वाले लाभ से वंचित थी, लेकिन अब ऐसी 12 जातियां जनजातियों के रूप में अपने अधिकार को प्राप्त कर सकेंगी। इनकी संख्या 10 लाख से अधिक है। यही वजह है कि चुनाव के ठीक पहले इन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने को लेकर सियासत तेज है। भाजपा इसका क्रेडिट जहां केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए पत्र सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा था। बाद में से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया और अब संसद में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं, कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर त्रुटि को ठीक नहीं कराया, केंद्र सरकार ने इसे ठीक किया है। जनजाति मंत्री मुंडा जी और रेणुका जी का विशेष रूप से आज धन्यवाद देना चाहूँगा कि त्वरित कार्रवाई की। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, उन्हें पत्र दिया और पत्र के बाद आग्रह था जो 12 जाति के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकार मिले, उसके लिए प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी ने तत्काल अपने अधीनस्थ को आदेश जारी किया और बाद में अमित शाह जी ने इसको आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट में, पहले लोकसभा में, फिर विधानसभा में प्रस्तुत होके अब ये कानून बन जाएगा हमेशा के लिए। जो हाउस का बिजनेस उसके हिसाब से इन्होंने पारित करवा दिया, लेकिन ये विधेयक लाने के पीछे कि कौन था? इस विधेयक को लाने के पीछे श्री भूपेश बघेल का वो पत्र था जो उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा कि इन जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से राज्य का भला होगा। पहल किसने किया? भूपेश बघेल जी ने किया। वहाँ पे जो हमारी पार्टी का स्टैंड है, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में संसद में नियम 267 के तहत मणिपुर के मामले में चर्चा चल रही है। उसके बारे में हम एकजुट होकर, पूरा इंडिया एकजुट होकर केंद्र सरकार से मांग कर रही है। इस कारण हमारे सांसद वहाँ पे अनुपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में भले चुनाव की वजह से 12 जातियों के मुद्दे पर सियासत हो रही हो, लेकिन जिन जातियों को ST वर्ग में शामिल करने का फैसला लिया गया है, उससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में इसका श्रेय वो किसे देना चाहते हैं, ये उन्हीं पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल श्रेय की राजनीति तेज होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। राजगढ़ के शासकीय CM राइज स्कूल में बच्चों को गायत्री मंत्र पढ़ने से रोकने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रोजाना की तरह स्कूल में प्रार्थना हो रही थी और बच्चे गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे, तभी प्रिंसिपल ने प्रार्थना रुकवा दी। घटना का वीडियो सामने आते ही हंगामा हो गया। मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ब्यावरा SDM को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में प्रिंसिपल ने सफाई देते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ कहा कि किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इस मामले को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र पर हमने कोई रोक नहीं लगाई है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को जबलपुर में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के रीजनल मैनेजर संदीप बिसारिया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बिसारिया ने एक वेयर हाउस व्यवसायी का बिल पास करने के लिए घूस मांगी थी। इसकी शिकायत लोकायुक्त को हुई और उसके बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अमित ने बताया था कि वेयर हाउस का करीब
10 से 12 माह का किराया जमा नहीं हुआ है और इस किराए का भुगतान कराने के लिए उसने रीजनल मैनेजर से संपर्क किया तो उसके इस काम को करवाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। लोकायुक्त से इसकी शिकायत की कि मुझसे अनर्गल तरीके से पैसे मांगे जा रहे हैं और पैसे लेने के बावजूद भी मेरा कार्य नहीं पूर्ण हो रहा है। इसके बाद मैं लोकायुक्त एसपी साहब के निर्देशानुसार मैं आज इनको पैसे देने पहुंचा। इन्होंने पैसे मुझे ड्रॉज में रखने के लिए बोला और बाकायदा मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की है। ड्रॉज में रखते ही साथ में मैंने इनको रिक्वेस्ट की, सर आप अपनी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखें, तो वो कहते ठीक है देख लेंगे। इसके बाद में फिर टीम आ गई अंदर। हमारे आवेदक हैं अमित सिंह ठाकुर, इनका माताजी के नाम से मनेरी रोड पे ठाकुर वेयर हाउस का है। एमपी वेयर हाउसिंग द्वारा भंडारण किया जाता है। भंडारण का किराया निकालने के लिए एवज में यहाँ पदस्थ हैं क्षेत्रीय प्रबंधक श्री संदीप बिसारिया जी। इनके द्वारा आज 10,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें 10,000 रुपये इनके कब्जे से बरामद किए हैं। गंजबासौदा सहित आसपास के क्षेत्रों में आई फ्लू और मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। स्कूली बच्चे भी इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं। फिलहाल स्कूल संचालकों ने आई फ्लू से ग्रसित बच्चों को स्कूल में न आने का ऑर्डर दिया है और घर में आराम करने की सलाह दी है। यही आलम शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में भी देखने को मिला है। यहाँ बड़ी तादाद में आंखों के मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुँच रहे हैं। तो न सिर्फ विदिशा के गंजबासौदा में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह आई फ्लू की शिकायतें हैं और इसी तरह से कुछ खबरें छत्तीसगढ़ से भी हैं जहां पर लगातार आई फ्लू के मरीज बढ़े हैं और इसे देखते हुए सुरक्षा की सलाह तो दी ही जा रही है, सावधानी की सलाह तो दी जा रही है। कई स्कूलों में ऐसे बच्चे जो कि आई फ्लू का शिकार हो गए हैं उन्हें स्कूल न आने की सलाह दी गई है। ये कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी है, इससे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। अब बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि स्कूलों का अवकाश हो सके। बरसात के सीजन में ये होती है, चूँकि कई सालों में ये दिक्कत आई है कि ये महामारी की तरह फैल रही है। हमको अपना बचाव करना है। अगर हमको आँखों में जलन हो रही है तो आँखों को हम मलें ना, तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। तो शासकीय चिकित्सालय में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, आई फ्लू के मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में आंखों के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है और ये हालात सिर्फ गंजबासौदा नहीं, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के इसी तरह के हालात हैं जहां पर लगातार कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल रहा है। तो शहर में फैल रहा आई फ्लू, आपको बता दें बच्चे सहित हर उम्र के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। सलाह दी गई है बचने की और यदि घर में किसी बच्चे को आई फ्लू का वो शिकार हो गया है तो उसे स्कूल ना आने की सलाह दी जा रही है। स्कूल प्रबंधन ने भी कहा है कि ऐसे बच्चे जो कि आई फ्लू से परेशान हैं, ग्रसित हैं, वो स्कूल ना आएँ और पहले आराम करें, ठीक करें आई फ्लू को, उसके बाद ही स्कूल पहुँचे क्योंकि तेज़ी से शहर में आई फ्लू के मामले बढ़े हैं। इधर न सिर्फ बच्चे हो रहे हैं शिकार आई फ्लू के बल्कि हर उम्र के मरीज शासकीय अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और आई फ्लू तेज़ी से फैला है और ये संक्रमण वाली बीमारी है जिसकी वजह से लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी जा रही है।